हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति को। हमने अब से पहले देख लिया है इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है, मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो या तो वो दूरी तय कर रही होगी या फिर उसी दूरी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रूप में मेजर कर रहे होंगे और विस्थापन कह रहे होंगे। दूरी को अगर समय से कंपेयर किया तो हमने चाल को पाया, और विस्थापन को कंपेयर किया तो हमने वेग को पाया, और अगर वेग को ही कंपेयर कर दिया समय से तो हमने त्वरण पाया। फिर हमने समझा कि ये वेग और समय के बीच में कैसे ग्राफ्स बनेंगे, मतलब एक्सीलरेशन कैसा कैसा होगा भाई। पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, कहीं पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कहीं पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, कहीं पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। साथ ही साथ हमने और कुछ भी सीखा। क्या भाई? तो हमने सीखा कि अगर वो वेग समय ग्राफ है, उसी प्रकार से वो स्थिति समय ग्राफ है। स्थिति समय ग्राफ होगा तो उसका ढाल मुझे देगा क्या? वेग को। और वेग में भी फिर हमने देखा कि पॉजिटिव वेलोसिटी चल रही है या फिर नेगेटिव वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सब कुछ देखते हुए, समझते हुए, सीखते हुए हम आ चुके हैं इस पोर्शन पे कि अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। जी हां, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस चैप्टर को यूं कह दूं तो ये इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करने वाला सेगमेंट है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशंस की, एंड उसको प्रूव करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफीय विधि से उसको हम प्रूव भी करेंगे। तो जैसे ही बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की, समीकरण की, तो हम समझते हैं कि भाई यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन जिनके बीच में लिखी जाएगी वो कुछ टर्म्स हम पहले देख लें। तो हम ऐसा पाते हैं कि हम लिखेंगे प्रारंभिक वेग u के लिए। अब प्रारंभिक वेग क्या होता है भाई? तो मैं कुछ यूं कहूं कि मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली चल रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है u। ये कब? तो ये मैं कह दे रहा हूं t = 0 सेकेंड पर। कब भाई? प्रारंभिक समय में, जब मैंने देखना शुरू किया, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई ये मोशन में है, तो जो पहला ऑब्जर्वेशन मेरे पास आया वो है मेरा 0 सेकेंड। और उस समय कितने से चल रही थी? तो ये u मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। अच्छा, थोड़ी देर तक ये चलती रही और इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ करके हो चुकी है भाई v मीटर पर सेकेंड। कब? t सेकेंड पर। कब भाई? तो ये t सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके v मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। मतलब इसकी अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग v हो गया। अच्छा, अगर प्रारंभिक और अंतिम वेग की बात करूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि u से बढ़कर के v हुआ है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि v इज ग्रेटर देन u है। तो ये जो यहां पर मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या भाई? तो मुझे मिलेगा त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो v - u/t। ठीक है, ये जो मुझे मिलने वाला है ये कैसा मिलेगा? ये मुझे पॉजिटिव त्वरण मिलेगा। किंतु मैं ऐसा कहूं कि प्रारंभ में वो u वेग से चल रही थी, मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई करूंगा तो ये क्या होने लगी? ये वस्तु रुकने लगेगी। जब वस्तु रुक रही होगी तब यहीं पर हो जाएगा कि u इज ग्रेटर देन v। तब ये त्वरण कैसा बनेगा भाई? तो v - u ही फॉर्मूला होगा, फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। आंसर कैसा आएगा? चूंकि u जो है वो बड़ा है, नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है भाई, नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है, तो ये एक्सीलरेशन, ये त्वरण भी नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगी। मतलब मुझे समझ में आया कि मेरे पास क्या क्या टर्म्स आ गए भाई। तो एक आ चुका है मेरे पास प्रारंभिक वेग, एक आ चुका है मेरे पास अंतिम वेग। एक और टर्म की हम बात कर लें तो भाई t जो दिख रहा है वो दिख रहा है समय।
जिसके सापेक्ष इनके कैलकुलेशंस किए, और यहां से यहां तक कोई चलेगा तो उसके द्वारा तय की जाएगी क्या दूरी, विस्थापन। तो एस एक टर्म और आएगा जिसको हम कहेंगे विस्थापन, अर्थात इन शॉर्ट UVAST। इनमें ही हम लिखने वाले हैं क्या इक्वेशन, UVAST। इनके ही बीच में हम देखने वाले हैं समीकरण, इनके ही बीच में हम स्थापित करने वाले हैं संबंध। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच में संबंध स्थापित करने वाले हैं तो चलिए यहां पर शुरू कर लिया जाए और समझा जाए कि ये लोग कैसे हैं, क्या करेंगे, कैसे बनेगी समीकरण। तो देखिए, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहते हैं, इस प्रकार गति समान त्वरण की गति कहलाती है। अगर कोई एक समान रूप से त्वरित गति करती हुई जा रही है वस्तु, तो क्या होगा भाई, होगा यहां पर कि दिशा, ठीक है, नियत होगी, दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि दिशा बदलेगी वेग बदल जाएगा। तो दिशा नियत रहेगी, तो इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहते हैं, समान त्वरित गति, कांस्टेंट। देखिए, सपोज दिस इज टाइम, ये क्या है भाई, ये हमारा समय है और ये मेरा वेग है। तो मैं यहां से अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूं, तो ये स्ट्रेट लाइन किसको बता रहा भाई, एक समान त्वरण को। क्योंकि यहां पर अगर समान समय अंतराल में, ये दो समान समय अंतराल की बात कर लूं, ये T1, ये T2 और ये T3, T1 से T2 समय में जितना इसकी वेलोसिटी में ये चेंज आया है, सेम चेंज इन वेलोसिटी मुझे देखने को मिल रहा है T2 से T3 में। कारण क्या है भाई, तो कारण यह है कि अगर मैं यहां पर कोण निकालूं थीटा, यहां पर निकालूं थीटा और यहां पर निकालूं थीटा, तो इन सभी जगहों पर ये जो थीटा है इसका मान सदैव समान होगा, मान सदैव समान होगा। और भाई यहां पर जो स्लोप निकलता है, यहां पर जो स्लोप निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा, यही होगा ना ढाल। और ढाल क्या बताती है भाई, तो हमेशा ढाल निकाला जाता है y एक्सिस पे जो भी मान हो अपॉन में जो x एक्सिस पर मान हो, जिसको हम tan थीटा के भी नाम से जानते हैं। और कोण बराबर क्या होगा, जैसे इस थीटा को निकालिए तो ये है लंब बटा आधार, ये लंब अल्टीमेटली कहां मेजर होगी, वेग, ये लंब अल्टीमेटली क्या है, ये वेग है। और ये आधार अल्टीमेटली क्या है, ये आधार अल्टीमेटली है समय। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा वेग बटा में समय, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटा में समय। और यही वेग बटा में समय मुझे किसके बारे में बता रहा है, मुझे बता रहा है त्वरण के बारे में, मुझे बता रहा है त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। तो यह जो tan थीटा है ये किसके बारे में बता रहा है भाई, ये बता रहा है त्वरण के बारे में। अब अगर ये सभी थीटा समान है तो त्वरण, अगर मैं इसको पॉइंट A कह दूं, A, इसको B और इसको C, तो A B C तीनों जगहों पर जो त्वरण होगा उसका मान कैसा होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान कैसा, सेम है। अगर कोण का मान सेम है तो इन सभी पे जो वैल्यू आने वाली है, जो स्लोप आने वाला है वो सेम आने वाला है। चलिए अब हम थोड़ी सी और आगे बात करें। तो जैसे यहां पर समान त्वरित गति के लिए और चीजें क्या कही जा रही हैं, तो देखिए, पृथ्वी की सतह के समीप ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरता हुआ एक पिंड, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, उसमें क्या पाएंगे भाई कि उसका एक्सीलरेशन पर सेकंड बढ़ता जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, देखिए अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, ये एक वस्तु है और ये वस्तु ऊपर से किधर, नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये वस्तु जब नीचे की तरफ गिर रही होगी तो इस पे काम करता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण अगर पृथ्वी की सतह ये है तो यहां तक आते समय पर सेकंड इस g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसके वेग में प्रति सेकंड, इसके वेग में प्रति सेकंड क्या होगा, तो इसके वेग में प्रति सेकंड 9.8 की बढ़ोतरी होगी। और ठीक विपरीत एक काम दूसरा कर दूं मैं,
अगर यहां से किसी चीज को ऊपर फेंक दूं तो ये धीरे धीरे स्लो होगी, यानी प्रति सेकंड यहां पर इसी से क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। जो चीज यहां बढ़ती हुई दिख रही है वो ऊपर जाते समय क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है भाई, आइए तो आते हैं हम अपने मुद्दे पर और हम डिस्कस करें। तो देखिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग व समय के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जिसका ढाल त्वरण के बराबर होता है। ये रहा सामने, ये एक समान है। इसमें थीटा मैंने चेक किया 3 जगह जा करके, सभी जगह पे थीटा सेम आया, मतलब एक समान रूप से चल रहा है, वेरिएट नहीं हो रहा। किंतु वेग समय वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल वो दूरी या विस्थापन को व्यक्त करता है। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात करके आऊं, तो देखिए जो वहां पर गिवन था उसी के लिए हम डिस्कस करते हैं। ये यहां पर y एक्सिस पर हमने क्या रखा हुआ है भाई, ये है मेरा वेग, और यहां पर है क्या, हमारा समय। हमने अभी जस्ट इस बात को समझा कि अगर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बता रहा है मुझे त्वरण के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में। और इसके प्रीवियस सेशन में जहां पर हमने पूरे ग्राफिकल मेथड से देखे कि एक समान वेग क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है, ठीक है, असमान रूप से क्या होता है भाई, तो हमने स्थिति और समय का ग्राफ देखा, हमने वेग और समय का ग्राफ देखा। उसी के तहत हम अब बात करना चाह रहे हैं, अगर और इसके बारे में डिस्क्रिप्टिवली नॉलेज चाहिए, मतलब और डीपली देखना चाहते हैं इन सभी चीजों को, इन सारे वेरिएशंस को, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा इसके जस्ट प्रीवियस वन। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जस्ट इसके पहले जो वीडियो आपको शो हो रहा है, जहां पर स्थिति समय ग्राफ और आपको वेग समय ग्राफ के हेडिंग से मिल जाएगा, उसको जरूर देखें, वहां पे और आपको क्लियर होगा। बट अगर नहीं देखा तो ऐसा परेशान होने की बात नहीं है भाई। आइए हम समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये यहां पर त्वरण और समय का ग्राफ है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भैया 2 बातें निकाली जाती है, एक निकालते हैं हम ढाल और एक हम निकालते हैं क्षेत्रफल। किसी भी ग्राफ में ये 2 चीजें कंपल्सरली निकाली जाती है। ढाल निकालते हैं तो ढाल निकालने के लिए क्या होगा भैया, थीटा, यहां पर एक फिक्स वैल्यू बोल दीजिए, ये टी हो गया, इसको नेमिंग कर देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब कौन है भाई, ये AT, और आधार कौन है, OT। AT अल्टीमेटली क्या है, ये V है, और ये कौन है भाई, OT, तो OT है T। V अपॉन T इज एक्सीलरेशन A। किंतु जब मैं इस क्षेत्रफल की बात करूं, किसके लिए क्षेत्रफल भाई, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है AOT। AOT इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता चल रहा है, तो ये सामने से दिख रहा है भाई कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, ये देखिए ये 90 डिग्री। तो होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए मैं अगर यूनिट्स के टर्म में बात करूं तो आधार क्या है भाई, ये समय है, गुणे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, वेग है। फर्दर इसको अगर लिखूं तो हाफ को मैं भूल जाऊं क्योंकि मैग्नीट्यूड को आधा करेगा ना, मेरी यूनिट को तो आधा नहीं करेगा ना, जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा उसको आधा करेगा ना, मेरी इकाई के साथ कुछ नहीं होगा। तो ये क्या लिख लूं मैं, इसको लिख ले तो समय गुणे वेग, मतलब क्या, तो वेग मतलब होता है विस्थापन बटा में समय। फर्दर इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो ये समय से समय कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, विस्थापन। अर्थात इस ग्राफ के अंदर यहां पर जो एरिया ये कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया क्या है भाई, ये पूरा एरिया विस्थापन है। ये पूरा एरिया जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो जो बात कर रहे थे कि वेग समय वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो दूरी या विस्थापन को व्यक्त करेगा, और जो ढाल है वो त्वरण को व्यक्त करेगा। सिंपल है ना भाई, आसान है ना। आगे चलिए बढ़ूं तो देखिए, एक समान त्वरित गति के अध्ययन हेतु गति से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे वेग, विस्थापन, समय आदि में संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को ही गति के समीकरण कहते हैं। जो इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, गति का समीकरण। तो क्या है भाई, ये UVAST 3 गति के समीकरण हैं। देखिए
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ई टी। सेकेंड की बात करूं तो s इक्वल्स टू है यू टी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड की बात करूं तो यह है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आपको बिल्कुल जाना सुना सा लग रहा होगा भाई, देखा सा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था जब हमने डायमेंशंस फॉर्मूला देखा, वहां पे इसको हमने डायमेंशनली प्रूफ किया था। बट हमने वहां पे विमीय रूप से इस समीकरण की सत्यता की जांच की थी। अब हम इस समीकरण को स्टैब्लिश करने वाले हैं, इस समीकरण को निकालने वाले, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो शब्द आपके सामने आ रहा है भाई, डेरिवेशन, यहां से शुरू होता है, यहां से उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। हम किसी भी फॉर्मूले को कैसे लेकर के आए उसका पूरा प्रूफ देखेंगे। ठीक, देखिए ये 3 इक्वेशन बनाने के पीछे एक मकसद है। मेरे पास, मुझे पता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि विस्थापन, समय और वेग, ये 3 लोग हैं ना भाई, 3 में से मान लीजिए कोई सा भी एक अननोन है और 2 नोन है, तो क्या नहीं निकाला जा सकता? जैसे मैं यहां से निकालना चाहूं तो मैं यहां से विस्थापन नहीं निकाल सकता भाई। विस्थापन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेग इंटू समय। क्या यहां से समय नहीं निकाल सकता? समय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो समय इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो समय को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा में वेग। मतलब एक चीज समझ में आती है कि मुझे इन तीनों में से कोई एक वैल्यू नहीं दी जाएगी तो भी मैं फाइनल रिजल्ट निकाल सकता हूं। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहां पर s नहीं दिया हुआ है, यहां पर s नहीं है, मतलब इसमें क्या s मतलब क्या है भाई? s का मतलब है विस्थापन नहीं है, दूरी नहीं है, विस्थापन नहीं है। दूसरी इक्वेशन में देखिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहां पे देखिए फाइनल वेलोसिटी नहीं है, v की वैल्यू नहीं है भाई। ये जो फाइनली मैंने लिखा है ना v इक्वल्स टू s अपॉन टी, इन तीनों में से एक एक टर्म गायब है। थर्ड इक्वेशन कब इस्तेमाल में लाएंगे? जब टाइम नहीं गिवन है, तीसरे में समय नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इस के जरिए इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया और उसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को अरेंज किया। अगर आपको कहीं पर डिस्प्लेसमेंट ना दी जाए तो फर्स्ट इक्वेशन, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी ना दे तो सेकेंड, एंड अगर आपको टाइम ना दी हो तो थर्ड इक्वेशन। क्योंकि यह कंफ्यूजन आता है कि 3 क्यों पढ़ा? वेग के बारे में ये v u s t a, इनके बारे में मुझे जब डिस्कशन करना था तो 3 इक्वेशन क्यों? एक से कम नहीं चल सकता था क्या? ये 3 इक्वेशन के आखिर क्या रिक्वायरमेंट आ गई भाई? क्यों बनाया? तो क्यों बनाया इनको? क्योंकि पहले में से मेरा क्या है? विस्थापन नहीं है, दूसरे में मेरी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और तीसरे में मेरा टाइम नहीं है। तो चलिए इसी को आधार मानते हुए हम यहां से शुरू करते हैं जरा इनको समझना ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से जब आप इसको समझेंगे तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ को मैं पहले शो करता हूं, इसके बाद वापस इसी मुद्दे पर आकर के हम इसे बनाते हैं। तो देखिए भाई, मैं पहले इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं। तो देखिए, हमने ऐसा कुछ माना, क्या मान लिया? तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, अर्थात इस अक्ष पे क्या लिख दूं? तो इस अक्ष पे मैं लिख देता हूं समय, और वाई अक्ष पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो इस पे क्या किसको लिख दूं भाई? यस, मैं लिख देता हूं वेग। अब मैं ऐसा मानता हूं, जरा समझेंगे, कि एक ऑब्जेक्ट है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन लेट करी थी। एक ऑब्जेक्ट है जो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना है भाई? u मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये जो टाइम है, ये इस पे क्या लिखूंगा मैं? इस पे सब टाइम आएगा। ये t इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू भी 0 है। मतलब ये जो पॉइंट होता है, जो ओरिजिन यहां पर y अक्ष का भी मान 0 और x अक्ष का भी मान 0 है, मतलब ये 0,0, वेग भी 0, समय भी 0। अगर इस पे मैं बात करूं तो इनिशियली इसका वेग जो है वो कितना है? u मीटर पर सेकेंड। अगर इसका इनिशियल वेग u मीटर पर सेकेंड है तो देखिए
टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मैं यहां से ग्राफ शुरू करूंगा, क्योंकि हमने इसको देखा हुआ है इस प्रकार से कि जब प्रारंभिक वेग होगा तो u यूनिट ऊपर उठ जाएंगे। अब यहां से वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू होता है और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ करके v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई, v मीटर पर सेकेंड हो गई। कहां पर? t सेकेंड पर। तो इसने क्या किया, यहां से यहां तक में एक दूरी तय की, एक विस्थापन हुआ और उस विस्थापन का नाम हमने दे दिया s। तो क्या समझ में आता है कि भाई इसने एक विस्थापन किया तो ये हो गई विस्थापन। ये यहां पे हो गई भैया विस्थापन। विस्थापन कैसे मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व से। यहां पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि वेग धीरे धीरे क्या हो रही है। देखिए t इक्वल्स टू 0 पे u था, जैसे ही t सेकेंड आगे बढ़ना शुरू किए, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए वेग की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये आगे बढ़ रहा हूं, वेग की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर की तरफ चल रहा है, स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, u भी पॉजिटिव दिख रहा है, धनात्मक दिशा में ये वेग हो रहा है। मतलब यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है मुझे त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब यहां पर दो बातें निकालनी होती है। एक निकालना होता है भाई स्लोप, और एक निकालना होता है क्या? क्षेत्रफल। स्लोप निकालेंगे तो आप तो यहीं पे थीटा लगा करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब मुझे क्षेत्रफल लगाना होगा तो मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर दूंगा। सीधी लाइन ड्रॉ कर ली जाए तो सीधी लाइन ये रही। चलो भैया हो गई सीधी। अब हम क्या काम कर रहे हैं? तो हम यहां पर काम करने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार। इसको डॉटेड कर देते हैं, ये लाइन है नहीं, ये तो जबरदस्ती हमने बनाई है। तो क्या किया हुआ है, ये पूरा क्षेत्रफल मुझे निकालना है। ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन होगा, क्योंकि क्षेत्रफल देगा मुझे किसको? विस्थापन को। अभी मैं इस बात को सिखा चुका हूं। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि इसको कंप्लीट कर दी जाए और इसको नेमिंग दे दिया जाए। ये ट्राइंगल का एरिया निकालने हैं और यहां पे रेक्टेंगल का और ऐड कर देंगे। आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पर एक कंडीशन माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से क्या करे भाई? अब फर्स्ट इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, उसकी व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से, एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गतिशील है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय के पश्चात वेग बढ़कर v हो जाता है। यही तो हमने कहा था, थोड़ी समय t इक्वल्स टू 0 पर इसका वेग कितना है? u है। थोड़े समय बाद इसका वेग बढ़कर के कितना हो गया भाई? v हो गया। जब ये t सेकंड तक पहुंचा है, ये t सेकंड तक, तो इसका वेग कितना हो चुका है? v हो चुका है। अर्थात क्या हुआ? तो यदि t को x अक्ष तथा v को y अक्ष पर निरूपित करें, करना भी चाहिए ना। x अक्ष जो होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, समय आएगा, y अक्ष डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेग आएगा, पर निरूपित करें तब प्राप्त ग्राफ एक झुकी हुई सरल रेखा AB प्राप्त होती है। जो कर्व मिला, ये क्या मिला? AB एक कर्व मिली। कर्व क्या? स्ट्रेट लाइन मिली। जो लाइन मिली वो AB मिली। अब चित्र की ज्यामिति से देखिए, तो t इक्वल्स टू 0 पर वेग कितना है? u। ये है मेरा t इक्वल्स टू 0। वेग कितना है भाई? u। u का मतलब क्या? OA की ये जो दूरी है, ये जो पूरी दूरी है, ये है u। ठीक है ना? ये क्या है? ये u है। जैसे नंबर लाइन पे आप यहां पे 0, यहां पर 5 लिखते हैं, तो इसका 5 का ये मतलब क्या है? यहां से यहां तक बीच की दूरी है भैया 5। चलिए इसी प्रकार मेरा यहां पर क्या लिखा है? u। तो o से लेकर के a तक की वैल्यू है u, और t इक्वल्स टू t सेकेंड पे, मतलब t समय पर कितना है भाई वेग? तो वेग है यहां पर v। ये जो लाइन दिख रही है ये कितनी है? ये v है। और अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करूं तो ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो है v। ये इतना बीच का, ये नीचे वाला, ये आधा सा, इतना सा जो है ये है u। तो ये बचा हुआ कितना होगा? तो ये बचा हुआ होगा भैया ये पूरा v में से, ये पूरे v में से u को माइनस कर दो, v माइनस u। कौन सा वाला? ये cb u माइनस v, सॉरी v माइनस u। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई है, क्योंकि अब इसी से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। एक ही डायग्राम से सब बन जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट इक्वेशन की। तो प्रथम समीकरण की जब व्युत्पत्ति करनी हो तो प्रथम समीकरण होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। और
हम निकालना शुरू करेंगे क्या भाई, ढाल। ढाल कैसे निकालते हैं, tan थीटा। तो यहां पर ये जो मुझे लाइन मिली थी, इस लाइन में मैंने यहां पर क्या डाला हुआ है, थीटा। ये क्या है भाई, थीटा। अब इस थीटा का मान चाहिए, तो ये थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो मैं इसको अगर लिखता हूं, देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, BC अपॉन AC। एक काम करो, त्रिभुज ABC में, ये जो त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है, ये ABC, मैं इसी में बात करूं, त्रिभुज ABC में अगर मैं tan थीटा का मान लिखूं, तो tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो लंब है BC, और आधार कितना है, AC, तो BC अपॉन AC। अब क्या करूं भाई, तो BC का मान कितना है, BC का मान है V माइनस U। कैसे आया, क्योंकि ये देखिए, ये पूरी दूरी यहां से यहां तक की है भाई V, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है U, तो इस पूरे में से इस U को माइनस कर दूं तो बचा हुआ V माइनस U ही तो होगा। तो ये मैंने रखा V माइनस U, अपॉन में चाहिए मुझे AC, ठीक है। तो AC जो है, ये AC, ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के पैरेलल ही तो है, OT के पैरेलल ही है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, T माइनस 0, फाइनल टाइमिंग T है, ये जो है T है और ये 0, तो मतलब क्या मिल गया, V माइनस U अपॉन में T। ये जो पूरी दूरी है ये T है ना, तो V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू क्या, तो tan थीटा किसको बताता है, त्वरण को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, A से। तो फाइनली मिल गया मुझे क्या, V माइनस U अपॉन T, ठीक है, इज इक्वल टू A। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा में मुझे क्या प्राप्त होगा, तो तिर्यक गुणा मुझे प्राप्त हुआ AT इक्वल्स टू V माइनस U, V माइनस 2 इंटू AT। अब मैं V को यही रखता हूं, U को उधर भेज दूं तो U प्लस AT, मतलब फाइनली मिल गया V इक्वल्स टू U प्लस AT। और यही एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है भाई, V इक्वल्स टू AT प्लस U करके देखिए, अगर इसको करेंगे Y इक्वल्स टू MX प्लस C के जैसा ही तो दिख रहा है। तो ये जो यहां पर लाइन दिख रही है, ये जो यहां पर लाइन दिख रही है, इस लाइन की अगर मैं बात करता हूं, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, जिसका स्लोप कितना है, A है, इनिशियल पॉइंट कितना है, U है, Y इंटरसेप्ट U है, और T जो है वो X एक्सिस है और V जो है Y एक्सिस है। तो सेम टू सेम ही तो दिख रहा है। आई होप आपको ये जो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है, ये समझ में आया है। ये आसान था भाई, यहां सिर्फ स्लोप निकालना था, आपका आंसर मिल गया। अब हम बात करना शुरू करते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण। क्या होता है भाई, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S है क्या भाई, यहां पर S आपको जैसा कि ज्ञात है कि S से हम डिनोट करते हैं कि इसको विस्थापन को, और विस्थापन निकलता है कैसे भाई, विस्थापन निकलेगा कैसे, तो विस्थापन निकलता है क्षेत्रफल से। ये विस्थापन क्षेत्रफल से निकलेगा, तो इस डायग्राम का भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। यहां पे ग्राफ है कितना सा, तो ये है एक्चुअल में ग्राफ, ये इस लाइन के अंदर आने वाले सभी का क्षेत्रफल। तो इस लाइन के अंदर आने वाले डायग्राम्स अगर देखें, तो इसको अगर ऐसा कवर कर दूं, तो यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे की तरफ आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके नीचे एक रेक्टेंगल, मतलब दो पार्ट में दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। तो या तो एक काम करिए, पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका और इसका निकाल करके जोड़ देते हैं कुल क्षेत्रफल, या फिर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर इधर साइड से देखें तो ये ट्रेपीजियम नहीं दिख रहा क्या, ये पैरेलल साइड्स और यहां पर हाइट गिवन है। तो दो तरीके इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों ही तरीके से करा दूंगा। पहले सॉल्व कराता हूं मैं, दो जो डायग्राम्स दिख रहे हैं, एक ऊपर ट्रायंगल और नीचे एक दिख रहा है आयत, इसके जरिए तो मुझे निकालना है भाई विस्थापन। मुझे कैसे पता लग रहा है, इस S की वजह से। तो मैं लिखता हूं दिए गए या दर्शाए गए, लिखे इससे ज्यादा बेहतर वर्ड हो जाएगा, दर्शाए गए आलेख के अनुरूप, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। क्या निकालना है यहां पे, कुल क्षेत्रफल। और जो कंडीशंस है कि माना कि एक ऑब्जेक्ट है
जो कि इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा है और आगे चल करके कैसा हो गया भाई, तो उसकी वेलोसिटी v हो गई, जिसमें समय लगा t और वो समान त्वरण से चल रहा है। ये सब कुछ जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए माना था वो सब सेम चल रहा भाई, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, क्योंकि उसको बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, जो ग्राफ वहां था वही ये ग्राफ है। तो इसके लिए भी अगर एग्जाम में आता है तो माना करके वही चीजें लिखनी है। क्या करूंगा मैं, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है भाई आपको, तो ये दिख रहा है यू क्या ए कहूं, त्रिभुज ये ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस, इसके बाद किसका प्लस कर दे भाई, तो इसके बाद हम करेंगे बात ए सी डी ओ, ये ACDO प्लस आयत ACDO का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल अगर निकाल के मैं जोड़ दूं तो कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा, और कुल क्षेत्रफल हमें किसको बताता भाई, विस्थापन को। तो एक काम करूं, कुल क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, S विस्थापन किसके बराबर है भाई, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये बेस है AC, ये बेस क्या है, इसका बेस है भैया इसका AC, इनटू हाइट कितना है, तो हाइट है ये BC। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई प्लस, यहां पर अगर करूं तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिख रहा है, तो वही AC गुणे चौड़ाई को क्या लिख लूं, तो चौड़ाई लिख लेता हूं मैं, चलिए CD। अब यहां पे इन दोनों के लिए वैल्यूज रखना शुरू कर दूं, तो वैल्यूज को रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए हाफ तो एज इट इज, AC की मैं बात करता हूं, ये AC है क्या, तो ये AC जो है ये है T, यहां पर भी ये क्या हो जाएगा T। ये जो लाइन है पूरी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, T को, तो ये वाली लाइन भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, T को। ठीक है, तो AC का मान कितना है भाई, T, तो AC को रख लेता हूं मैं T, इंटू जब मैं BC की बात करूं तो ये देखिए यहां से यहां तक की टोटल हाइट है V, और ये इतना सा हाइट मुझे पता है U, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, V माइनस U, यानी ये मुझे मिल जाएगा V माइनस U। कौन है भाई, ये BC, ये हाइट, प्लस AC इंटू CD। तो फिर से मैं उसी AC की बात करूं तो क्या है, T है टाइम, इंटू CD का मतलब क्या है भाई, तो ये है U। अब इसको पहले उसको बाद में अगर लिखें तो देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, ये मिल गया मुझे UT, प्लस मुझे यहां मिल गया हाफ, लेकिन यहां पर मुझे चाहिए T स्क्वायर, लेकिन मिल रहा मुझे V माइनस U इंटू T। तो ये T स्क्वायर वाला टर्म कैसे आएगा भाई, तो इसके लिए काम करता हूं मैं लिखता हूं, इसको एक इक्वेशन ले लें और यहां पर मैं लिखना शुरू करूं, यदि, या फिर ऐसा लिख दो, प्रथम समीकरण से क्या होता है भाई, तो V इक्वल्स टू होता है U प्लस AT। प्रथम समीकरण से V इक्वल्स टू U प्लस AT। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है कि ये तीनों ही इक्वेशन में एक एक चीज गायब होती है। फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेकेंड इक्वेशन में यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पर कौन नहीं है भाई, तो यहां पर जो मिसिंग टर्म है वो है V, यहां V नहीं है। तो जब यहां V नहीं होता है तो V हटा दो ना इस V को, कहां से, प्रथम समीकरण से, फर्स्ट इक्वेशन से। क्या होगा भाई फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन से लिख लूंगा S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ V की जगह ये रख दीजिए पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म किसकी जगह, V, तो V की जगह पे अगर इसको रखूं तो क्या है ये U प्लस AT माइनस जो चल रहा था वह एज इट इज चलेगा, क्या चल रहा था भाई, माइनस U इंटू T। ये जो बीच वाला टर्म है सिर्फ V की जगह पे है, बाकी सब सेम है। तो आपको यहां दिख रहा होगा ये U से ये वाला U क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
बचेगा क्या यहां पे, तो s इक्वल्स टू बच जाएगा ut प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ए है टी और एक बाहर टी वेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यहां से मैंने सेकेंड इक्वेशन द्वितीय समीकरण को भी प्राप्त कर लिया, डिराइव कर लिया। यहां से मैंने क्यों एलिमिनेट किया था, क्योंकि v नहीं होता है, मैंने एलिमिनेट कर दिया। आसान था भाई, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बात करेंगे अगले पोर्शन में, हम बात करेंगे ट्रेपेजियम वाले पोर्शन में। तो ट्रेपेजियम के पोर्शन से अगर डिस्कस करते हुए आए तो वहां पर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन में। देखिए यहां पर मुझे क्या दिख रहा है भाई, यहां पर मुझे ये वाला सेगमेंट, सिर्फ इस सेगमेंट की मैं बात करता हूं तो ये वाला पूरा सेगमेंट मुझे दिख रहा है एक ट्रेपेजियम के जैसे। अब इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकाल करके, इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं क्या भाई कि इसका विस्थापन कितना है। तो देखिए ये ट्रेपेजियम, ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितना है भाई, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाता हूं। सी अगर ऐसा होता है चतुर्भुज तो इसको ही हम कहते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है भाई, तो दो साइड्स पैरेलल होंगी। ये दोनों साइड्स कैसी दिख रही है, पैरेलल। मान लीजिए ए बी सी डी मैंने नेम कर दिया, तो ए बी पैरेलल है सी डी, और ये कहलाती है इसमें ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज को तो चतुर्भुज ही बना सकता है भाई, जरूरी थोड़ी। चलिए समलंब चतुर्भुज, क्या कौन सा समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज हमारा ए बी डी ओ, देखिए ध्यानपूर्वक, ए बी डी ओ, ए बी डी ओ, ये पूरा समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल जो होता है ये होता है हाफ ऑफ, आधा है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, गुणे क्या रखना है भाई, ऊंचाई। तो इसके अकॉर्डिंगली जो दिख रहा है हमें डायग्राम, इसके अकॉर्डिंगली क्या मिलने वाला है, तो देखिए हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन है पैरेलल साइड्स, तो देखिए यू ओ ए और ओ ए प्लस, ये ओ ए, ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, ये समांतर है। तो ओ ए प्लस क्या लिखूंगा मैं, तो ये है हमारा भाई बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, तो मैं कह देता हूं AC। हो गई बात खत्म। हाफ ऑफ OA की अगर मैं बात करूं, OA कितना है ना, O से A तक की ये जो दूरी है OA, ये है भैया U, तो ये कितना हो जाएगा U प्लस BD कितना है BD, तो B से D तक की ये जो दूरी है ये हो जाती है भाई कितनी हमारी, ये है हमारी V, ठीक है। इनटू क्या दिख रहा है भाई, इनटू दिख रहा है मुझे AC। AC कितना है भाई, तो ये A से ये C तक के डिस्टेंस, देखिए A से C तक के डिस्टेंस ये कितना है भाई, ये हमारा T टाइम, तो इंटू T। फाइनली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, क्या कर दूं आप, 1/2 है ना, U प्लस V इंटू टी। V नहीं होता, मुझे पता है ये सेकेंड इक्वेशन है ना, इसके अंदर में क्या नहीं होना है, इसमें फाइनल वेलोसिटी की कोई जगह नहीं है भाई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या होता है भाई, तो V इक्वल्स टू होता है U प्लस ए टी। तो इसको तो ऐसे ही रख दूं मैं, U प्लस V की जगह पे रख देता हूं मैं क्या, U प्लस ए टी। अगेन जो बाकी सब कुछ चल रहा है वो चलने देते हैं, इनटू टी, ठीक है ना। अब क्या कर दूं मैं, तो 1/2 U प्लस U क्या हो जाएगा, 2U प्लस ये क्या बन जाएगा, तो AT स्क्वायर, सॉरी T को अभी बाहर ही रखा है। अब उठा करके कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, पहले 1/2 को खोलते फिर T को खोलेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 U इंटू
इधर से बाहर से आ रहा है ये t प्लस 1/2 इंटू ए टी इंटू ये बाहर से रखा हुआ t। भाई ये t भी और 1/2 भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा तो यहां पर सॉरी यहां पर एक छोटा सा भाई ये 2u इंटू टी है, ये 2u है ना, u प्लस यू, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा ut 1/2 ए टी इंटू टी, तो ए टी स्क्वायर, ये मिल गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आसान है दोनों तरीके, या तो ट्रेपेजियम लिखिए वो लिखिए। अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, अगर आप त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों को जोड़ रहे थे तब भी आपने देखा था ये एसी लाइन कॉमन आई थी, दोनों में से एसी को कॉमन कर लेता तो यही तो बचता। ठीक है चलिए, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए भाई। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी फिर से अगर मैं देखूं तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, s के बारे में, और टाइम नहीं है, तो क्यों ना मैं इसी फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करूं। मैं सीधे लिखता हूं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपको ध्यान में है भाई कि समलंब चतुर्भुज के जरिए भी मैं निकाल सकता हूं, समलंब चतुर्भुज के जरिए भी निकाल सकता हूं, और मैं किसके जरिए भाई, तो और मैं निकाल सकता हूं कैसा, तो त्रिभुज प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब वही हाफ है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब क्या करूं, तो मुझे यहां पर समलंब चतुर्भुज कौन सी दिख रही भाई, तो समलंब चतुर्भुज मुझे दिख रहा है नेमिंग ABDO, मतलब यहां पर जो ये है ये कौन है, ABDO। तो अल्टीमेटली मैं लिखना अगर शुरू करूं तो मैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अल्टीमेटली किसको शो करेगा, S इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी हो जाएंगी, पैरेलल साइड्स का मतलब यहां पर UOA प्लस BD, सेम काम चलेगा भाई, OA प्लस BD है ना, OA प्लस BD इंटू जो ऊंचाई है, ऊंचाई कौन सी थी, AC। तो चलिए काम करता हूं मैं, जरा वैल्यू रख दूं, हाफ ऑफ OA का मतलब क्या है, ये वाली हाइट कितनी है, प्रारंभिक वेग U, BD कौन है भाई, तो अंतिम वेग V, ये यहां से यहां तक की पूरी दूरी कौन है भाई, ये है V, तो U प्लस V इंटू T, इंटू क्या मिल गया, टाइम। AC क्या है, ये AC क्या है, ये टाइम है ना, ये T। अब मुझे चूंकि पता है ये थर्ड इक्वेशन में है कि इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, टाइम नहीं होता, तो मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से मुझे ज्ञात है v इक्वल्स टू होता है भाई u प्लस ए टी। मुझे क्या चाहिए, मुझे t नहीं चाहिए, तो t को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू टी अपॉन में a, तो t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। तो यहां पर लिखते हैं अब प्रथम समीकरण से t का मान रखने पर, तो इसमें t का मान रख देते हैं भाई, क्या हो जाएगा अगर t का मान मैंने इसमें रख दिया तो मुझे मिल जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये है v प्लस यू, u प्लस v लिखूं या v प्लस यू, कोई बात चेंज नहीं हो रही भाई, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं v प्लस यू इंटू यहां पर दिख रहा है क्या, v माइनस यू अपॉन में दिख रहा है ये a। ये क्या किया मैंने, अगर इसको देखें तो ये है भाई ये t का मान है, ये जो लिख रहा हूं v माइनस यू अपॉन में a, ये किसका मान है, इस t का मान है, इस t का मान यहां से। अब तिर्यक गुणा करें तो 2a और s इधर आ जाएगा, तो 2as इधर आ गया, ये a ये 2 और ये s एक साइड,
यह बचेगा क्या इधर, तो यह बचा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो चूंकि मुझे एक और बात पता है, क्या पता है भाई, तो वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या ठीक इसी प्रकार यहां नहीं लिखा जा सकता कि 2as इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस वी, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, वी स्क्वायर को वहीं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही थी हमारी तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गई। क्या करना था, फर्स्ट इक्वेशन तो सीधे स्लोप निकाला, मिल गया था। सेकेंड इक्वेशन को एरिया निकाला, उसमें से v को एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन अगेन यहां पर मुझे क्या करना था भाई, टाइम को रिप्लेस करना था। तो टाइम को रिप्लेस किया फर्स्ट इक्वेशन की मदद से और हमने कैलकुलेट कर लिया तीनों ही इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन आई होप आपको समझ में आई है। बहुत आसान थी भाई, ग्राफिकल मेथड से तो बहुत ही आसान था ये, एंड जो इसका कैलकुलस मेथड है उससे भी आसान है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे हमारे कैलकुलस मेथड की, है ना। यही इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से देखेंगे। आई होप अभी के लिए ग्राफिकल मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई, क्योंकि यही है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। खुद भी इस्तेमाल करना है, बाकियों को भी बताना है भाई, क्योंकि यहां पर आप सर्च कर सकते हैं। सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड के हिंदी मीडियम के आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपको सारे कंटेंट्स मिल जाता है, क्योंकि सभी बोर्ड्स फॉलो करती हैं कोर एनसीईआरटी को। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट, सीआईआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप जस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपकी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। जैसे ही आप क्लास को क्लिक करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं। वॉच नाउ को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिविजन्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं भाई। और सबसे अच्छी बात, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सब कुछ सिंक्रोनाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको मिल जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जो इंटीग्रल मेथड है उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।